तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टेशन में। आज के श्रृंखला में हम लोग देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के, यानी कि साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम लोग उसका एक सीरीज आज से शुरू करने वाले हैं। और इसमें जो भी आगामी परीक्षा है, जैसे बिहार एसएससी की परीक्षा है, सिविल कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है, झारखंड एसएससी सीजीएल लेवल का है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, इत्यादि बहुत सारे एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो ऐसे परीक्षाओं में ये जितने भी प्रश्न हैं ये रामबाण साबित होने वाले हैं। और इस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न हैं ये आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए, और जो भी प्रश्न है हमने इसको इस लुसेंट के बुक से लिया है। लुसेंट का ये सामान्य विज्ञान का बुक है जो कि जनरल साइंस का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। देखिए, पहला प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। और ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह कोशिका है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोशिका सबसे पहले होता है कोशिका, और फिर उससे बनता है उत्तक, फिर उत्तक से बनता है अंग, और फिर अंग से बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है शरीर। इस तरह से एक श्रृंखला है जिसमें कि अगर सबसे मूलभूत इकाई देखा जाए, जो मेन चीज़ देखा जाए, वो हमारे कोशिका है शरीर में। चलिए, अगला प्रश्न, दोनों में प्रश्न है कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जब भी प्रश्न एग्जाम में हम लोगों को करना है तो ध्यान देना है कि हम लोग से सही है पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा सही नहीं है, तो ऑप्शन है कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ कोशिकाओं के आकार कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी बात सही है। यहाँ चौथा ऑप्शन है डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, यही बात गलत है और हम लोग से गलत ही पूछा है, इसलिए हम लोगों का जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कौन सा कोशिकांग है जो पेड़ पौधों में यानी पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पहले ही आप लोग देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादपों में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पादप के पत्तियों में पाया जाने वाला एक लवक है, और इसी के वजह से पत्तियों का रंग जो है हरा दिखाई देता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। यानी कि जो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य एक लिक्विड पदार्थ होता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो यह बना होता है, और ये क्वेश्चन देखिए सीडीएस में पूछा हुआ है 2016 में। तो यह बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो 80% से अधिक जल पाया जाता है उसमें, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए 1994 में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नाभिक किस में नहीं होता है, ध्यान देना है। तो यहाँ नाभिक नहीं होता है आरबीसी में यहाँ नाभिक नहीं होता है। और आरबीसी का जीवन काल होता है, इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। यानी कि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिकाओं के सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा लाइसोसोम, और लाइसोसोम का खोज कौन किया था ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, डी दुबे। लाइसोसोम की खोज करता है डी दुबे। चलिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है। यहाँ पूछ रहा है अर्धपारगम्य कौन सा, और ये एनडीए का प्रश्न है 2011 का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अर्धपारगम्य जो है कोशिका झिल्ली होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल आप लोग सुने होंगे, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है।
पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है ये ऑल्टमैन ने किया था। इसकी खोज करता है ऑल्टमैन। और इसका नाम अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था पहली बार, तो नामकरण इसका किए थे बेंडा। लेकिन अगर इसके खोजकर्ता की बात हो तो खोजकर्ता इसके हैं ऑल्टमैन। इसको ध्यान देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने बात की शक्ति स्रोत के बारे में, यानी पावर हाउस के बारे में। तो कोशिका का शक्ति स्रोत जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी जो होता है यानी रेड ब्लड सेल जो होता है मनुष्य का, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा होता है, यानी कि कोशिका कहाँ से नियंत्रित होती है। तो कोशिका नियंत्रित होता है केंद्रक से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो ये हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हिस्टोन। यानी कि ये दूसरी भाषा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर होगा हिस्टोन। चलिए आगे हम लोग आ जाएंगे 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, यानी कि किस में डीएनए होता है पूछ रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है। तो सूत्रकर्णिका को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम लोग सूत्रकर्णिका बोलते हैं। उसके बाद केंद्रक और हरितलॉग जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पौधों में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, इसमें डीएनए होता है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सोराइबोम शर्करा और फास्फेट समूह इसमें पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य इसका है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण, यानी जो विषैले पदार्थ होते हैं उसमें के विष को ये समाप्त करता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए मौजूद नहीं रहता है। तो निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। तो थायमिन जो है डीएनए में रहता है, आरएनए में नहीं रहता है, इसको ध्यान रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोटीन फैक्ट्री शरीर में किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, राइबोसोम, ध्यान रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम आरएनए को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, जीन गुणसूत्र में होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो देखिए यहीं बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि डीएनए का खोज किसने किया था, तो वहाँ लोग वाटसन और क्रिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ देखिए डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तब हम लगाएंगे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। तो इसको अलग किए थे फ्रेडरिक हाफमिचर, और इन्होंने ही डीएनए का खोज किया था। अगर खोज आपसे पूछा तो फ्रेडरिक हाफमिचर टिक करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन हम साथ में बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि डीएनए का खोज किसने किया था, तब हो जाएगा फ्रेडरिक मिचर। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, जो 1838 और 1839 में दिया गया था। चलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 नंबर, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के एक तंतुगछ से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये अनुलेखन कहा जाता है इसको। चलो अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बीपीएससी में देखिए पूछा भी गया है। ये हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में, इसको याद रखना है। चलिए
27 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो देखिए, माता पिता अगर अगर हम लोग पता करना चाहेंगे कि हमारे माता पिता कौन है, तो हमारा डीएनए और हमारे माता पिता का डीएनए मिलता है, तो हम लोग डीएनए का प्रयोग माता पिता को पता करने में करते हैं। कोई बलात्कारी या कोई जुर्म कर देता है तो उसमें डीएनए की जांच होता है और डीएनए की जांच से वो पकड़ा जाता है। चोर को भी डीएनए से पकड़ा जा सकता है। तो इसमें यहाँ आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। चलिए 27 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ये 28वें क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ निम्नलिखित में से डीएनए जो है उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है पुरुष में से कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2004 में। तो देखिए, पुरुष में Y और महिला का X, जब ये दोनों मिलता है तब बेटा का जन्म होता है। और अगर X और X दोनों का, यानी पुरुष का भी X और महिला का भी X मिलता है तो बेटी का जन्म होता है। इसको ध्यान रखना है, यानी कि जो भी लिंग का निर्धारण होता है वह पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये समसूत्रण का होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? ये मध्य अवस्था में हो जाएगा, ये मध्य अवस्था में। अगला प्रश्न है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, ठीक है, जीवाणु में जबकि कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विषाणु में होता है, विषाणु में या तो आरएनए होगा नहीं तो डीएनए होगा। ये बीपीएससी का प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? जो पौधों को संक्रमित करते हैं उनमें दोहरे तंतुगछ वाला आरएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो इसमें से कर सकते हैं जीवाणु कर सकते हैं, कवकों को भी कर सकते हैं, पादपों को भी कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यानी 37 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? टीएमवी वायरस का सबसे पहले खोज हुआ था, टीएमवी, ध्यान रखना है, टीएमवी वायरस का सबसे पहले खोज हुआ था। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, रिट्रो वायरस के द्वारा एड्स होता है। और यहीं पे एक ऑप्शन है ऑर्बो वायरस के द्वारा डेंगू होता है। अभी हाल ही में परीक्षा हुआ है जो बीपीएससी टीआरई का टीचर का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ऑर्बो वायरस से कौन सी बीमारी होती है? तो डेंगू होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, ईबोला क्या है? ईबोला एक वायरस है, आप लोग इसका नाम सुने भी होंगे, कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में भी था ईबोला वायरस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, उसी के द्वारा ये दूध से दही जमता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है ये राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जो कि दलहनी पौधे और तेलहनी पौधे यानी कि जैसे सरसों, अरहर, मसूर इत्यादि ये सब पौधों के जड़ों में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं, किस में पाया जाता है? अभी आपको बताया कि ये दलहनी या तिलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला, ये नेत्रजन यहाँ हो गया था लेकिन ये नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है तो ये सहजीवी होता है। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यानी कि समुद्र में जो तेल बिखर जाता है तो समुद्र से तेल को इकट्ठा करने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्यूडोमोनास। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर
जो आपके घर में होगा फ्रिज, उसमें पूछा जा रहा है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, जिससे जीवाणु जो है वो अपना जैव रासायनिक प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए खाना जो है उसमें ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है फ्रिज में। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय यानी कि वायु के अनुपस्थिति में अगर होगा तो इसको किण्वन कहा जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो ये कवक से संबंधित है छत्रक, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो यह कसकर ठस भरे कवक जाल, ये उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, इसको छोड़िए। 50 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। यानी कि आप लोग देखते हैं जो पाव रोटी हम लोग खाते हैं उसको बनाने के लिए जो आटा होता है उसको एक दिन पहले गूँथ के रख दिया जाता है, और उसमें ईस्ट के कारण क्या होता है कि वो आटा जो है पूरा फूल जाता है, और इसलिए पाव रोटी, तभी जाके पाव रोटी बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, ईस्ट एक क्या है? तो ईस्ट एक प्रकार का कॉक होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, जैसा अभी हमने बात किया, ब्रेड बनाने के लिए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ये ईस्ट को किया जाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का आखिरी प्रश्न है, पेंसिलिन का आविष्कारक कौन है? तो पेंसिलिन के आविष्कारक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। चलिए हमने आज के श्रृंखला में 50 से अधिक प्रश्न, 54 प्रश्न हम लोगों ने लगभग देखा है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम में। और अगर ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं कि मैं लाता रहूं, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।